हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ेंगे। इसके बाद मिश्रण के प्रकार, समांगी, विषमांगी और मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद साइंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बस अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं तत्व क्या होता है। जैसे रासायनिक संरचना के आधार पर मैंने आपको दो भाग बताए थे, दो में बांटा था। एक था शुद्ध पदार्थ और एक थे अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपके दो थे, एक तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका मिश्रण था। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों को जोड़कर तत्व बनाया जा सकता है। ठीक है, तत्व खुद एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है, जैसे लोहा ले लो, इसको हम तोड़ के दो भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, मरकरी है, इसको तोड़ नहीं सकते, ना ही दो पदार्थों को जोड़कर मरकरी बनाई जा सकती है, ना ही मरकरी को तोड़कर दो पदार्थ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहा, मरकरी, सोना, कॉपर, चांदी। ये सारे क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। ये भी शुद्ध पदार्थ के ही भाग हैं, लेकिन इनका क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक योग से बनता है। ठीक है, ये मिलकर बनते हैं, लेकिन किस में, निश्चित अनुपात में। ठीक है, जैसे जल हो गया, जल में H2O है ना, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु का जब रासायनिक संयोग हुआ तब ये बना है जाके जल। ठीक है, निश्चित अनुपात रहेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 4 ले लो और ऑक्सीजन 2, ऐसा नहीं होना। अनुपात इनका निश्चित ही रहेगा। ठीक है, 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं पदार्थ। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिला दो। यौगिक में क्या था कि निश्चित अनुपात में मिलाए जाएंगे, जबकि मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो मिश्रण कहलाता है। जबकि यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जैसे धुआं है, तो धुआं में कार्बन और एयर मिली हुई है। ठीक है, धुएं में क्या होता है, कार्बन के कण भी होते हैं और हवा, वायु भी होती है। चीनी और नमक का जल में घोल। ठीक है, जल में हमने चीनी मिला दी, जल में नमक मिला दिया, तो ज़रूरी है कोई 2 चम्मच मिला रहा है, कोई 4 चम्मच, तो जो घोल तैयार हो रहा है ना, वो क्या है, चीनी और उसका नमक का मिश्रण है। ठीक है, सॉरी, चीनी और जल का। अगर हम चीनी में नमक मिला दें तो क्या है, वहाँ भी क्या है, मिश्रण में बन रहा है ना, किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं। ऐसी बालू में रेत मिला दी हमने, ठीक है, तो वहाँ भी क्या है, मिश्रण मिल रहा है। हमने बालू में जल मिला दिया, तो वहाँ भी क्या है, मिश्रण मिल रहा है हमें। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इनके शब्दों से भी आप समझ लीजिए। समांगी, तो यहाँ पे जो अवयव मिले होंगे ना समांगी मिश्रण में, तो जो भी अवयव उसमें पड़े होंगे मिश्रण में, उनके जो गुण धर्म होते हैं वो समान होते हैं आपस में। और विषमांगी में क्या होता है कि जो भी अवयव से मिलकर ये मिश्रण बनेगा, उनके गुण धर्म असमान होते हैं। ठीक है, अब दूसरे उसमें अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन ये भी होती है कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जो भी अवयव पड़े हुए हैं या मिले हुए हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे जल में हमने नमक को मिला दिया, तो हम जल में नमक को नहीं देख पाएंगे, कुछ समय पश्चात वो खुल ही जाएगा, तो दिखेगा भी नहीं हमें। ठीक है, ऐसे ही जल में चीनी मिला दी तो हमें दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नमक का जल में मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण। अगर हम दूध में पानी मिला दें तो क्या हम दूध और पानी को अलग अलग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है इसमें यही होता है कि उनके जो अवयव होते हैं उनको हम पृथक पृथक नहीं देख सकते, यानी कि अलग अलग उन्हें नहीं देखा जा सकता। और दूसरा ये भी है कि इसमें जो भी मिले होंगे समांगी मिश्रण में जो भी अवयव मिले होंगे वो गुण धर्म में समान होते हैं। ठीक है, समआंगी, सम अंग। ठीक,
दूध आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है, ये पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है ये। दूध कैसा मिश्रण है? तो दूध आपका समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में क्या है? वह मिश्रण जिसके विभिन्न अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे चीनी और चीनी में हमने बालू मिला दी तो चीनी के कण भी हमें अलग दिखाई देंगे, बालू के कण भी अलग दिखाई देंगे, ठीक है। लोहे की छीलन में हमने लकड़ी की छीलन को मिला दिया तो लोहे के भी अलग दिखाई देंगे, लकड़ी के भी अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। चीनी में नमक मिला दो तो चीनी नमक के अलग अलग दिखाई देंगे। वो बात अलग है कि वो लगभग समान होते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम उनको देखना चाहें तो चीनी के कण थोड़े मोटे दिखेंगे और नमक के थोड़े से महीन दिखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसमें क्या है, जो भी अवयव मिलेंगे होमोजीनियस है वो हमें उन अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है। जैसे बालू रेत का मिश्रण, लोहे की छीलन में लकड़ी की छीलन का मिश्रण, चीनी नमक का मिश्रण, ठीक है। वायु भी आपकी एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायु में आपको धूल के कण भी दिखाई देते हैं, अन्य और कण भी, रेत के कण, ऐसे जो हल्के कण होते हैं ना वायु में मिश्रित होते हैं ना, तो उनको हम पृथक पृथक देख सकते हैं। तो वायु भी आपकी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट आ जाइए मिश्रणों के पृथक्करण पे। तो मिश्रणों का पृथक्करण क्या होता है कि जो भी मिश्रण हम लेंगे उसके अवयवों को हम अलग अलग कर दें, ठीक है, तो वही कहलाएगा हमारा मिश्रण का पृथक्करण। जैसे जल में अगर हमने बालू ले ली तो हम बालू और जल को अलग अलग कर दें, मिश्रण का पृथक्करण हो गया कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने बालू में हमने लकड़ी की छीलन डाल दी तो हम लकड़ी की छीलन को अलग कर दें, बालू को अलग कर दें। तो इनको अलग अलग करना, मिश्रण के जो अवयव होंगे उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा? पृथक्करण कहलाएगा। अब पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पृथक्करण में क्या होता है, कभी कभार शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ भी मिले होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा होता है जैसे पेट्रोल हो गई, जहाँ से प्राप्त हो रही है उसमें क्या है, अशुद्धियाँ काफ़ी मिली हुई है ना, मिश्रण ही तो है वहाँ पर। लेकिन क्या करेंगे हम, जब उसको अलग अलग करेंगे तो हमें शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा, यानी कि हमें क्या होता है, लाभदायक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अनावश्यक यानी कि गंदगियाँ हम अलग कर देते हैं, अशुद्धियाँ हैं, शुद्ध तत्व प्राप्त हो जाता है। तो यही सब करने के लिए हमें मिश्रण को पृथक करना पड़ता है, शुद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए, लाभदायक तत्व को प्राप्त करने के लिए। अब मान लो घर में अनाज है, गेहूं में कंकड़ पत्थर है, तो उसमें क्या है, उसको जब पृथक करेंगे उन कंकड़ पत्थरों को तो क्या होगा, हमारा शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा, यानी कि शुद्ध गेहूं मिल जाएगा। यानी आवश्यक पदार्थ मिल गया, अनावश्यक पदार्थ को हमने अलग कर दिया। तो इसीलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण की विधियों में देखिए होता क्या है कि देखिए ठोस में ठोस की अशुद्धियाँ भी तो मिली होंगी। जैसे मान लीजिए अनाज होता है ना घर में, गेहूं चावल, उसमें कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, वो भी ठोस है और गेहूं भी ठोस है। ठोस में ठोस पदार्थ मिला होगा तब भी मिश्रण होगा, ठोस पदार्थ में हमने द्रव मिला दिया तब भी मिश्रण होगा। जैसे पानी में हमने रेत मिला दी थी, ठीक है, वहाँ भी क्या है, मिश्रण है ना। पानी में हमने नमक मिला दिया तो नमक तो ठोस था, वो बात अलग है कि बाद में जाके वो घुल गया, लेकिन नमक ठोस तो था ना। और जल क्या था, द्रव था। और एक क्या हो सकता है, द्रव में द्रव मिला हो आपका, जैसे जल में तेल मिला दिया, ठीक है, इस प्रकार से मिश्रण हो। तो इन सभी मिश्रणों से इनको अलग करने, एक जैसे ठोस ठोस इनको अलग करना, ठोस द्रव को अलग करना, द्रव द्रव को अलग करना, ठीक है। तो इन मिश्रणों को अलग, इन मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जो विधियाँ हैं वही दी गई हैं, बीनना, चालना, फटकना या ओसना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन या छानना, तलछटीकरण, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण और आसवन, ठीक है, यही विधियां हैं। इसमें आपकी कुछ विधियां हैं जिसमें ठोस और ठोस का मिश्रण लिया जाएगा, कुछ विधियों में ठोस और द्रव का मिश्रण लिया जाता है, और कुछ विधियों में द्रव और द्रव का ही लिया जाता है, ठीक है। वो हम जैसे जैसे विधियां पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। या यहाँ पर भी देख लीजिए आपके जो बीनना, चालना, फटकना, ओसना, चुंबकीय पृथक्करण, इन सब में क्या है, ठोस ठोस का मिश्रण होगा। निस्पंदन, तलछटीकरण, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण और क्रिस्टलीकरण में इसमें क्या होता है, आपका ठोस और द्रव का मिश्रण लिया जाता है, ठीक है। और आसवन में आपका लिया जाता है दो द्रवों का मिश्रण, ठीक है। फर्स्ट है बीनना। तो क्या होता है, अनाज होते हैं ना, अनाज, गेहूं, चावल, चना, दाल में कुछ अनुपयोगी या बेकार पदार्थ जैसे मिट्टी, कंकड़, ये सब मिले रहते हैं। तो इन मिट्टी कंकड़ों को हम हाथ से बीन बीन के अलग कर देते हैं। तो इनकी हाथ से बीन कर अलग करने की जो क्रिया होती है यही बीनना कहलाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अनाज हमें जो साफ अनाज होता है वो मिल जाता है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। चालना में क्या होता है, कुछ पदार्थों जैसे आटे, अनाज, बालू आदि को चलनी में रखकर चालने पर, चलनी में रखा और उसको हिलाया तो उससे क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो नीचे गिर जाता है, अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं।
चलनी में। तो यही जो क्रिया होती है इसको चालना कहते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो घर में हम गेहूँ वगैरह को छानते हैं ना, मोटे मोटे अनाज को, गेहूँ, चावल, जौ, ये सब छान के इनमें से कंकड़ पत्थर बीन के भी अलग करते हैं और छान के भी अलग कर लेंगे। ऐसे जब भवन बनता है तो उसमें क्या होता है कि जब बालू को छाना जाता है तो क्या होता है, उसमें बालू के जो कण होते हैं वो ऊपर रह जाते, बालू के कण तो नीचे आ जाते हैं और जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो चलनी में ही रह जाते हैं। तो ऐसे हम जो पृथक कर लेते हैं शुद्ध को भी और अशुद्धियों को भी। ठीक है, जैसे आटे से भूसे को अलग करना, ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, आटे को जब छानते हैं तो जो भूसी होती है उसमें चोकर होता है वो चलनी में रह जाता है। ठीक है, तो यही जो विधि होती है चालना कहलाती है। फटकना, तो फटकने की विधि में क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा कि मम्मी वगैरह वो सूप से फटकती हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं ना वो उड़ के अलग हो जाती हैं और जो भारी ठोस पदार्थ होता है वो शेष बच जाता है। तो भाई ये फटकने की विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस पदार्थों को भारी ठोस पदार्थों से पृथक करते हैं। इसमें सूप द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा, जो उसमें हल्के हल्के जो कण होते हैं वो दूर गिर जाते हैं जाके, और अन्य वस्तुएं जो हैं दूर गिर जाती हैं, हल्के कण। और जो भारी कण होते हैं ना, जैसे गेहूं के हो गए, तो वो क्या होते हैं, सूप में ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम भारी और हल्के को पृथक कर लेते हैं। ओसाना विधि भी सेम है, लेकिन ओसाना विधि में क्या होता है, बड़ी मात्रा में पृथक करते हैं। इसमें क्या है कि एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे, ऊंचे से अनाज को, काफ़ी सारे अनाज को गिराया जाता है और पंखा लगा लेते हैं, या वायु का जब बहुत तेज बहाव होता है वहाँ पे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, वायु के बहाव के साथ जो हल्के कण होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो वहीं पास में गिर जाते हैं। तो यही क्रिया ओसाना कहलाती है। इस विधि में देखो, अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराया जाता है तो अनाज पास में गिरता है और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो पंखा लगा लेते हैं इसमें, तो उसके माध्यम से जो हवा निकलती है उससे जो भूसा है वो दूर गिरता है जाके और अनाज वहीं पास में गिर जाता है। यही क्रिया ओसाना कहलाती है। फटकने जैसी है, लेकिन फटकने में क्या होता है कि हम सूप के माध्यम से फटक रहे हैं, और ओसाना में क्या होता है कि काफ़ी सारा अनाज होता है तो उसे एक ऊंचे स्थान से गिराते हुए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण। देखिए इन सब में क्या है, ठोस और ठोस का ही मिश्रण लिया जा रहा है, सभी में ठोस और ठोस का ही मिश्रण है ना। चुंबकीय पृथक्करण में भी यही होगा कि दो ठोस पदार्थों को अलग करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ जो है वो चुंबकीय होना चाहिए। ठीक है, एक पदार्थ चुंबकीय होगा तो उससे अलग करने को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम एक चुंबक को लेते हैं और जो भी मिश्रण होता है उस मिश्रण के पास लेके जाते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, मिश्रण से चिपक जाता है और वहाँ से अलग कर लिया जाता है। जब मिश्रण के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाता है और अलग हो जाता है। मान लीजिए हमने लोहे का बुरादा ले लिया और उसमें लकड़ी मिला दी, या हमने लोहे के बुरादे में नमक मिला दिया, तो हम क्या करेंगे, हम चुंबक को पास लेके जाएंगे तो जितना भी लोहे का कण होगा वो चुंबक में चिपक जाएगा और उसको हम अलग कर लेंगे, और जो बाद में बचेगा वो या तो नमक बचेगा या फिर लकड़ी बचेगी। ठीक है, तो इस विधि में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो में से जो एक है ना वो आपका लोहे का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए जो चुंबक से चिपक के अलग हो जाए। नेक्स्ट आइए ऊर्ध्वपातन पे। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे चुंबकीय पृथक्करण में क्या था, एक पदार्थ चुंबक होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए था ना, वैसे ऊर्ध्वपातन में क्या हुआ कि जब दो ठोस का मिश्रण लेंगे तो उसमें से एक ठोस हमारा क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपाती होना चाहिए। ठीक है, इस विधि में ऐसे ठोसों का मिश्रण को पृथक करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वपाती हो। ऐसे मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, अब उड़ता क्या है, हम उस वाष्प को हम एकत्रित कर लेंगे और उस वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो उससे फिर से वो जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ होगा वो प्राप्त हो जाएगा, और उस ऊर्ध्वपाती पदार्थ के साथ जो भी पदार्थ हमने मिलाया हुआ था ना वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस विधि से कपूर, नौसांदर, नेप्थलीन, इन सभी को शुद्ध किया जाता है। कपूर में कोई अशुद्धि मिली हुई है तो हम कैसे शुद्ध करेंगे, ठीक है, तो हम भाई ऊर्ध्वपाती क्रिया करवाएंगे, कपूर की जो वाष्प होगी उसको एकत्रित कर लेंगे और उस वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो हमें पुनः कपूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन की जो विधि होती है इसमें इस तरीके से पृथक करते हैं। और ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसमें आपको मैंने सारी क्रियाएं करवाई थी, क्वथन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सब इसमें मिलेंगी आपको। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको शब्द क्लियर नहीं हो रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन या संघनन क्या होता है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है निस्पंदन या छानना। अब देखिए जो चालना विधि थी उसमें क्या था, दो ठोस पदार्थों का मिश्रण लिया था।
अब इस विधि में क्या होगा, निस्पंदन, इसको फिल्टरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक तो ठोस पदार्थ होगा और एक द्रव पदार्थ होगा, यानी कि द्रव में अगर हमने ठोस पदार्थ की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो उनको पृथक करेंगे। लेकिन होता क्या है, इस विधि द्वारा द्रव में ऐसे विभिन्न प्रकार के अविलेय ठोस पदार्थों को पृथक करेंगे। मतलब द्रव में अगर कोई अविलेय पदार्थ है, जैसे बालू हो गई, इस टाइप के जो पदार्थ होंगे जो विलेय नहीं होंगे, उन्हीं को पृथक कर सकते हैं। तो हम इसमें करते क्या है, फिल्टर पेपर लेते हैं। एक फिल्टर पेपर लेने के बाद उस फिल्टर पेपर को शंकु के रूप में मोड़ लेंगे और एक कीप होगी, उस कीप की जो अंदर की सतह होगी ना, उन पे वो पूरा का पूरा हम फिल्टर पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, जो भी हमने मिश्रण लिया था द्रव और ठोस का, जो अघुलनशील ठोस पदार्थ थे ना, जो द्रव में मिले हुए थे ना, वो मिश्रण हमने लिया और कांच की नली की सहायता से उस कीप में डालेंगे। तो उस कीप में जहाँ जहाँ फिल्टर पेपर लगा होगा ना, हम उसी पर डालेंगे। तो होगा क्या, जो अविलेय ठोस कण होंगे ना, वो फिल्टर पेपर पर चिपक जाएंगे या वहीं पे मतलब बैठ जाएंगे, और जो द्रव होगा ना, वो छन छन के नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शुद्ध पदार्थ को अलग कर लेंगे, अशुद्ध को अलग कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम कीप और ये सब ही सिस्टम करें। जैसे मान लीजिए फटा हुआ दूध होता है, ठीक है, तो फटे हुए दूध से हम पनीर निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं ना, और उस कपड़े में सारा जो होता है फटा हुआ दूध वो डाल देते हैं। तो क्या होता है, जो पानी होता है वो नीचे हो जाता है और जो ठोस पदार्थ होता है वो उसमें रह जाता है शेष। तो ऐसे क्या होता है, दूध से हम ठोस पदार्थ को अलग कर लेते हैं, यानी कि पनीर को अलग कर लेते हैं। यही हुआ निस्पंदन या छानना। लेकिन याद रखना, चालना में क्या होता है, ठोस और ठोस को अलग करते हैं, जबकि छानना विधि में क्या होता है कि ठोस में से हम द्रव में से ठोस अलग करेंगे या ठोस में से द्रव, इस तरीके से। नेक्स्ट है तलछटीकरण या निथारना। तो द्रव में अविलेय भारी कणों और हल्के कणों को ठोस पदार्थ से अलग करना, इसमें भी सेम वही है। अब तलछटीकरण तो हम लोग करते भी हैं। इसमें क्या है, जैसे गंदा पानी घर में आ गया, ठीक है, तो गंदा पानी जब आता है तो हम उस पानी को, अगर हम उसमें पानी में रेत या कुछ भी मिली हुई है, तो हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए पानी को स्थिर छोड़ दें। अगर हम पानी को स्थिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो ठोस पदार्थ होगा वो हमारा तली में बैठ जाएगा। ठीक है, जब पदार्थ, जो ठोस पदार्थ हुआ तली में बैठ गया, तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पानी को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा और हमारा जो पानी होगा, जल होगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया करी ना, ये सारी क्रिया तलछटीकरण में ही आती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की विधि। तो वाष्पीकरण की विधि में क्या होता है, इस विधि से हम ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं, यानी कि ऐसे मिश्रण को पृथक करते हैं जिसमें द्रव में एक घुलनशील पदार्थ मिला हुआ हो। ठीक है, देखो, एक तो ठोस है हमारा और एक क्या है, द्रव है। ठीक है, लेकिन क्या है, उस द्रव में जो ठोस पदार्थ है वो घुला हुआ है। जैसे आपका नमक और चीनी बार बार आ रहा है, नमक और जल का मिश्रण। ठीक है, तो नमक और जल का ले लिया या चीनी और जल का ले लिया, तो वहाँ पर क्या है, वो घुला हुआ है ना उसमें, तो उसको जो पृथक करना होगा वो हमारा कहलाएगा वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, ठोस और द्रव के मिश्रण को उबालते हैं या गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो द्रव पदार्थ होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस पदार्थ नीचे रह जाता है। इसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये सब वाष्पीकरण की विधि हमने पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में, वही है। जैसे समुद्र के पानी से नमक को पृथक करना वाष्पीकरण की विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि समुद्र के पानी से नमक को पृथक करना कौन सी विधि द्वारा होता है, तो वो आपकी कौन सी होगी, वाष्पीकरण की। और ये वाला पॉइंट तो काफ़ी बार आया है कि जल में घुलनशील पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं, या फिर द्रव में घुलनशील पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं, तो वो है आपकी वाष्पीकरण की विधि। 2 बार ये क्वेश्चन सेम ऐसी ही लैंग्वेज में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण में क्या होता है, इस विधि में ठोस व द्रव के मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, जिससे द्रव पदार्थ के भारी तत्व नीचे तल की ओर चले जाते हैं और हल्के तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। जैसे घर में दही है ना, दही जब उसको मथनी से चलाते हैं तो क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है और जो उसका लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है। तो वही है, दूध से क्रीम को पृथक करना, दही से मक्खन को निकालना, ये आपकी किस में आएंगी, अपकेंद्रण विधि में। इसमें क्या है, द्रव और जो ठोस का जो मिश्रण हुआ उसे तेजी से घुमाएंगे। ठीक है, ये पूछा भी गया था कि दही से मक्खन निकालना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर आपका होगा अपकेंद्रण विधि। ठीक है, क्रिस्टलीकरण की विधि। तो इसमें जैसा नाम से ही आपको लग रहा है क्रिस्टल बन जाएंगे। तो क्या होता है, यह विधि द्रव में विलेय ठोस को अशुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें अशुद्ध ठोस में या उस मिश्रण में एक ऐसा विलायक मिलाते हैं जिसे गर्म करने के पश्चात क्या होता है
कि उस गर्म करके जो विलयन बनेगा हमारा गर्म विलयन, उस विलयन को हम छानेंगे किसी फनल द्वारा, और छानने के बाद जब उसे ठंडा करेंगे तो जो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा वो क्रिस्टल के रूप में जम जाता है और उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त करना, ठीक है, तो ये सब मिश्री के क्रिस्टल जो बनते हैं ना, तो वो सब इसी के द्वारा बनते हैं। तो क्या करते हैं इस विधि में, फिर से देखिए, यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है। इसमें अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं और गर्म अवस्था में ही विलयन को फनल द्वारा छान लेते हैं। ठीक है, छानने के पश्चात जब इसे ठंडा करते हैं तो शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है और यही आपका क्रिस्टलीकरण कहलाता है। फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त करना इसी द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, और मिश्री के वो भी इसी द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आसवन विधि। तो आसवन विधि का देखिए, आसवन विधि में क्या होता है, ये दो विधियों का मिश्रण होती है, ठीक है। एक होती है आपकी वाष्पीकरण और एक होती है संघनन का। इसमें क्या होता है कि दो द्रव लिए जाएंगे, ठीक है, मिश्रित कौन से लिए जाएंगे, दो द्रव, ठीक है, दो द्रव जो आपस में मिले होंगे। अब अभी तक तो हम ठोस ठोस का मिश्रण पढ़ रहे थे, ठोस द्रव का मिश्रण पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या पढ़ेंगे, द्रव और द्रव का मिश्रण होगा, ठीक है। तो जब दो द्रवों का मिश्रण होगा तो इन्हें कैसे पृथक करेंगे। इसमें क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है। क्वथनांक क्या होता है, मैंने बताया था कि एक ऐसा वह निश्चित ताप जिस पर क्या होता है, कोई द्रव उबलने लगता है या फिर वहाँ से वाष्प बनने लगता है, तो वो जो स्थिति है वो उसकी क्वथन कहलाती है और वो जो ताप होगा निश्चित वो क्वथनांक कहलाता है। तो यही है क्वथनांक। क्वथनांक में जब अंतर अधिक होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, आसवन विधि का। इस विधि में हम करते क्या है कि पहले तो द्रव को हम वाष्पित करेंगे, यानी कि बहुत गर्म करते हैं जिससे उसकी वाष्प बनने लगती है, ठीक है, और उस वाष्प को, ये सब आपका प्रोसेस होती है ऐसे बीकर वगैरह ऐसे लगा के और ऐसे ऐसे आपने चित्र देखे होंगे ना, फिर यहाँ पे एकत्रित कर ली जाती है, वही सारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो उस द्रव को वाष्पित करेंगे, फिर वाष्पित करने के बाद उसे किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठा करके ठंडा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया वहाँ पर जब ठंडा करेंगे तो मैंने आपको ये विधि बताई थी कि जब वाष्प को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में पुनः आ जाता है और ये क्रिया आपकी संघनन कहलाती है, ठीक है। तो जब वो ठंडा कर लेंगे उसे तो वहाँ पर आपको द्रव प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, पहले तो हमने वाष्प बनाई, यानी कि हमने वाष्पीकरण की क्रिया करी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस वाष्प को ठंडा किया और द्रव बना लिया, तो वहाँ पर क्या हो गया, संघनन की क्रिया होगी, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा कि जो आसवन की विधि होती है इसमें आपकी दो क्रियाएं होती हैं, एक वाष्पीकरण और एक संघनन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, दो द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि इस विधि द्वारा उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। आसवन में क्या होता है कि जब अंतर बहुत अधिक होगा तो पृथक करेंगे, और प्रभावी आसवन में क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन में कि आपका जब द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो, तो आपके जो जमीन से खनिज तेल निकाले जाते हैं उन खनिज तेल में क्या होता है, काफ़ी सारे मिले होते हैं ना, पेट्रोल डीजल, उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं काफ़ी सारी, तो उनको जब शुद्ध करते हैं, पृथक करते हैं, तो वो आपका प्रभाजी आसवन द्वारा ही किया जाता है। देखिए, मिट्टी के तेल, पेट्रोल डीजल, इन सबको शुद्ध करना क्या है, प्रभाजी आसवन। और आपका ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल का पृथक्करण या पेट्रोल में जो शोधन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा करते हैं, कौन सी विधि होती है उसमें, तो वो होती है आपकी प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस विधि द्वारा उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, ठीक है। साइंस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ही आपका बाकी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी साइंस में हो गया है उसका अपना रिवीजन करते रहिए बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.